नमस्कार, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन स्कूल इंडिया के परिवार में। और अपना अगला साइंस का चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, जिसमें जीव जनन कैसे करते हैं। हाउ रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गन्स जीव जनन कैसे करते हैं। अपने एक चीज़ देखा होगा कि कोई भी प्रजाति है वो जनन जरूर करती है, उस जनन के माध्यम से संतति पैदा करती है और उन संतति के माध्यम से अपना वजूद कायम करती है, क्योंकि जनन के बिना ये संभव नहीं है। ठीक बात। वैसे कि वैसे आज अपन सारी चीजें पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करता है, कौन से सिस्टम्स होते हैं। फिर अपन बात करेंगे मानव की कि मानव में जनन कैसे होता है, जनन को रोका कैसे जा सकता है, कौन कौन से साधनों का उपयोग होता है। तो आपके दैनिक जीवन में जो उपयोग होने वाली चीजें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ एक पुष्प की एक काठ बनाया है। पुष्प में भी एक, आपको पता है पेड़ पौधे भी जनन करते हैं। फूल होता है, उस फूल में एक तो क्या होता है, स्त्री केसर होता है और दूसरा होता है पुंकेसर या स्टेमन। ये स्त्री केसर और पुंकेसर ये मादा जननांग की भांति काम करता है, जबकि वो पुरुष यानी नर जननांग की भांति काम करता है। तो पेड़ पौधों में भी पुष्प के अंदर क्या होता है, जनन होता है। तो ये तो एक सामान्य सी बात थी। अगली चीज, जनन क्या होता है। जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से कोई जीव अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है, जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं, यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जैसे मैं जनन किया, जनन करने के बाद में मेरे बच्चे पैदा हुए, तो वो बच्चे मेरा जो वजूद है उसको कायम रखेंगे। इसका मतलब जैसे अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं और जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। कोशिका में क्या क्या होता है, कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, तो अपन बात करें सामान्य तौर पर गुणसूत्र, और इन्हीं गुणसूत्रों में क्या होता है, डीएनए। डीएनए आप इस प्रकार से देख सकते हो, उसी में डीएनए होता है और डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। के अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। यदि आपसे पूछे कोशिका के किस भाग में आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं, तो कोशिका के डीएनए में, और ये डीएनए किस में होते हैं, गुणसूत्रों में। और इन्हीं डीएनए में जीन पाया जाता है और इसी जीन के अंदर अपना आनुवांशिक गुण मौजूद रहते हैं। डीएनए प्रतिकृति बनाता है, डीएनए अपने समान डीएनए बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इन्हीं कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है और ये नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं होती। अब आप एक चीज समझिएगा, मेरा बेटा एकदम हुबहू मेरे जैसा नहीं होगा, उसमें थोड़ी और विभिन्नताएं होगी। अब आप एक चीज सोचिए, इस विश्व में जितने भी लोग हैं सबकी शक्लें अलग अलग है। आप यकीन मानिए कितनी विभिन्नताएं होती होगी। यानी कैसे इसका मतलब कोशिका का विभाजन होता है, गुणसूत्रों का विभाजन होता है, गुणसूत्रों में क्रॉस वर्स होता है जिसके कारण से विभिन्नताएं पैदा होती है। अब आप यकीन मानिए कि प्रकृति के अंदर कितनी जातियां मौजूद है, उन सब की, मानव जाति की बात कर रहा हूं, उसमें कितना सबकी शकल सेम है ही नहीं। तो ये सारा का सारा इन डीएनए गुणसूत्रों के कारण है, जो कि अलग अलग विभिन्नताएं उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ठीक बात। तो ये तो बात हुई अपनी जनन किसे कहते हैं। जनन का मतलब सीधी सी बात है, अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। और ये जनन क्यों होता है, जनन इसलिए होता है ताकि प्रकृति में जीवों की निरंतरता बनी रहे। चलिए अगली बात अपन करते हैं। जनन के बाद विभिन्नता को क्या क्या महत्व होता है, विभिन्नता का क्या क्या रोल होता है, क्यों विभिन्नताएं होनी चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में, कोई भी प्रजाति है उसका जो वजूद रखना है तो विभिन्नता होनी आवश्यक है। ठीक बात। और विकास का आधार होता है। अब आप एक बात सोचिएगा, माना कि पहले मानव था, वो चार ऐसे जैसे बंदर की तरह हुआ करता था, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो विकास होने का भी क्या है, विभिन्नता। उस पहले अपन अलग थे, अभी अलग है, विभिन्नता आई। इसका मतलब विकास का जो आधार है वो भी क्या है, विभिन्नताएं हैं। अगली बात, प्रजनन कैसे कर सकते हो आप, या तो लैंगिक अवस्था में कर सकते हो या बिना लैंगिक अवस्था के। तो दो भागों में बांटते हैं, लैंगिक प्रजनन और दूसरा बांटते हैं अलैंगिक प्रजनन। अब अपन चर्चा करेंगे अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो सीधी सी बात है, बिना गुणसूत्रों के, बिना किसी
इंटरेक्ट के यदि कोई जनन हो रहा है, अपने समान नए जीव उत्पन्न कर रहा है अपने शरीर के किसी भी भाग से, तो वो क्या है? अलैंगिक प्रजनन है। देखो कैसे, एकल जीव का मतलब इसमें केवल एक ही जीव का योगदान होता है। अब आप यकीन मानिए, माना कि मेरी ये अंगुली है, अंगुली नीचे गिर गई, अंगुली से वापस मेरे जैसा सामान बन गया, जीव बन गया, ये क्या है? अलैंगिक है, क्योंकि मैं एकल सजीव हूं। एक सजीव से यदि कोई उत्पन्न हो रहा है तो अलैंगिक, और अलग अलग जीवों से उत्पन्न हो रहा है तो वो होगा लैंगिक। एकल जीव से उत्पन्न नया जीव होता है और युग्मक का निर्माण नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। नया जीव पैतृक जीव के समान होता है, जैसा उसका पैतृक जीन यानी उसका माता पिता, माता होगी या पिता होगा, जो भी होगा XYZ, तो उसके समान ही वो क्या होगा? जीव होगा। अब जैसे देखो, माना कि ये हाइड्रा है, इस हाइड्रे का एक चीज टूटेगा, एक चीज टूटा, वापस इस प्रकार का नया हाइड्रा बन जाएगा। ये देखो, इस प्रकार से नया हाइड्रा बन जाएगा। तो आप एक चीज समझिएगा, एक समान केवल एक संतति, मतलब एक जनक से ही उत्पन्न होता हो। माना कि इसमें दो अलग अलग नर और मादा नहीं होते हैं, केवल एक, यदि नर हो तो नर से पैदा हो जाएगा, मादा है तो मादा से पैदा हो जाएगा। लेकिन एकदम हुबहू जैसा उसका पहले था, उसका वैसा ही प्रतिरूप तैयार होगा, मतलब कोई भी अलग चीज तैयार नहीं होगी। तो चीज समझे कि अलैंगिक जनन में एकल जीव से उत्पन्न होते हैं, पैतृक जीव के समान होते हैं। सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। सतत गुणन का मतलब लगातार वृद्धि के लिए यह गुण बहुत ही उपयोगी होता है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। बड़े बड़े जो सजीव होते हैं उनमें यह कम होता है, लेकिन जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसमें यह अधिक, जैसे जीवाणुओं में, हाइड्रा में, तो उनमें यह बहुत अधिक, पैरामीशियम में, है ना। तो ये इसमें यीस्ट, कवक, फंगस, इनमें बहुत अधिक पाया जाता है। कौन सा? अलैंगिक प्रजनन। अब अपन बात करते हैं अगली। आज का चैप्टर बहुत रोचक चैप्टर है और आपके जीवन में यह हमेशा काम आने वाला चैप्टर है। लैंगिक प्रजनन। हाँ, मुस्कुराहट आई चेहरे पे। हाँ, कोई बात नहीं। दो एकल जीव, इसमें दो जीव होंगे भैया, उसमें एकल जीव था, इसमें दो एकल जीव, एक नर और दूसरा मादा, मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं और नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है, परंतु समरूप नहीं। यानी मानव है तो मानव ही पैदा होगा, लेकिन उसकी सेम शक्ल हो मां बाप से बिल्कुल जरूरी नहीं है। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में यह बिल्कुल सहायक होता है। लैंगिक जनन के कारण बहुत अधिक विभिन्नता होती है, लेकिन अलैंगिक से विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। उच्च वर्ग के जीवों में यह पाया जाता है, जो बड़े वर्ग के जीव होते हैं उनमें यह पाया जाता है। ये तो अपने मानव का एक अंडाणु है, उससे शुक्राणु क्रिया कर रहा है, तो ये इस प्रकार से क्रिया करता है। अभी अपन चर्चा करेंगे, अभी इसकी थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है? तो पहली उसकी विधि है विखंडन, यानी डिवाइड होना। माना कि कोई एक कोशिका है, उस कोशिका में क्या होगा? विखंडन हुआ, दो नई कोशिका बनी। ये देखो इस प्रकार से, ये एक कोशिका थी, टूटी, अलग हो गई। ये एक कोशिका है, टूटी, अलग हो गई, इसे बोलते हैं विखंडन। इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, ये होता है विखंडन। बहुत सरल चीज है। अलैंगिक जनन का पहला प्रकार विखंडन। अब विखंडन के बाद क्या होगा? देखो, विखंडन के बाद दूसरा प्रकार आएगा द्विविखंडन, यानी दो बार विखंडन होना। तो देखो, जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। अब आप एक चीज सोचिए, पहले तो क्या था कि एक कोशिका थी, एक बार विभाजन हुआ, एक कोशिका बनी, वो विखंडन था। यदि दो कोशिकाएं बनती है तो द्विविखंडन। जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होता, जैसे अमीबा, लिस्टमानिया, इनमें क्या होता? देखो, पहले एक कोशिका थी, इस एक कोशिका के अंदर बीच में एक खंड बना, ये खंड पूरा और बना, फिर इसका डिवाइड होगा केंद्रक का और दो कोशिकाएं बनेगी, इसे बोलते हैं द्विविखंडन। एग्जाम में सीधा आएगा, अमीबा एवं लिस्टमानिया में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? तो द्विविखंडन पाया जाता है।
ठीक है। अगला अपन देखते हैं, ये लिस्मानिया में द्विविखंडन, ये लिस्मानिया की बॉडी है। इस लिस्मानिया की बॉडी में देखिएगा आप, ये देखो पहले एक केंद्रक था, धीरे धीरे दो केंद्रक बने, फिर दो केंद्रक हुए, अलग हुए, अब बीच में से इसमें डिवाइड होगा और दो लिस्मानिया का निर्माण हो गया। तो ये भी लिस्मानिया क्या है, द्विविखंडन है। अगली अपन बात करते हैं बहुविखंडन या बहुखंडन, यानी बहुत सारे विखंडन, जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, उसे बोलते हैं क्या, बहुखंडन। उदाहरण प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में कैसा विखंडन होता है, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम विखंडन कैसा होता है, बहुविखंडन होता है। अगला है खंडन। खंडन का मतलब इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते। नाम से पता चलता है, देखो पहला क्या पढ़ा, विखंडन, दूसरा क्या पढ़ा, द्विविखंडन, फिर क्या पढ़ा, बहुखंडन, और बहुखंडन के बाद आ गया खंडन। खंडन का मतलब सीधी सी बात है कि बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव का विकास करते हैं। मतलब पहले ये कोई जीव है, इस जीव में टुकड़े होंगे और टुकड़े होने के बाद में वापस वो नए प्रकार से अपना शरीर का विकास करते हैं। जैसे देखो ये कोई बड़ा जीव है और इसमें खंडन हुआ, दो नए जीव बन गए और ये अपना विकास करके ऐसा बनेंगे, फिर खंडित हो जाएंगे, और ऐसा किसमें होता है, स्पाइरोगायरा में। अगला है पुनरुद्भवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुनरुद्भवन, यदि सीधा आ जाए पुनरुद्भवन तो भी ध्यान रखना, रीजनरेशन इंग्लिश में बोलते हैं पुनर्जनन। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता, माना कि एक प्लेन एरिया लिया मैंने, प्लेन एरिया को बीच में से काट दिया, अब जैसे ही प्लेन एरिया को काटा तो काटने पर दो प्लेन एरिया बन गए, उन दोनों से जीव बन जाएगा क्या, प्लेन एरिया। तो ये प्लेन एरिया में पाया जाता है। किसी कारणवश जब कोई जीव का कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव का विकसित कर देता है। माना कि ये पेन है, इस पेन को मैंने बीच में से काटा तो दो पेन बन गए। पेंसिल करते थे अपन, पेंसिल क्या करते थे, पहले छीलते थे, अब जरूरत पड़ गई बैन के, बैन ने बोला मेरे पास पेंसिल नहीं, तो आपने बीच में से काटा और उसको एक पेंसिल दे दी, यानी एक पेंसिल से दो पेंसिल बन गई। तो ऐसी कैसी कंडीशन होती है पुनरुद्भवन में कि जब कोई किसी कारणवश यदि कोई जीव टूट जाता है तो नए जीव का निर्माण कर देता है, तो वैसा वैसा प्लेनेरिया का निर्माण हो जाता है। और ये किसमें होता है, प्लेनेरिया और हाइड्रा के अंदर। तो आपसे पूछे पुनरुद्भवन या पुनर्जनन किसमें होता है, प्लेनेरिया और हाइड्रा के अंदर। अगला है मुकुलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, हाइड्रा के अंदर पुनरुद्भवन भी है और मुकुलन भी है, बडिंग। मुकुलन को इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। अब देखो मुकुलन क्या होता है, मुकुलन का मतलब होता है इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर उभार उत्पन्न होते हैं। ये कोई जीव है, इस जीव पर छोटा सा उभार उत्पन्न हुआ और इस उभार से क्या होगा, नए जीव का निर्माण होगा, उसे बोलते हैं मुकुलन। आपने आलू देखा होगा, आलू के ऊपर छोटी सी एक आंख निकलती है और उस आंख से पूरा का पूरा आलू का पौधा तैयार होता है। इसका मतलब वो भी कैसा है, मुकुलन के जैसा है। तो बडिंग हाइड्रा में कैसा होता है, मुकुलन या बडिंग होती है। कैसे होती है, जब कोई इस जीव के शरीर के ऊपर एक उभार उत्पन्न होता है जिससे मुकुल कहते हैं, और इस मुकुल से पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव का विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है, फिर ये टूटेगा और अलग हो जाएगा। उदाहरण हाइड्रा और यीस्ट या खमीर। अगली चीज अगला अपन चर्चा करते हैं, अगला है बीजाणु समागम। देखो कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, कि कुछ जीवों के तंतुओं के सिरों पर, जैसे देखो ये तंतु है, ये राइजोपस के तंतु है, ये कवक है, ध्यान रखना। आपने रोटी के ऊपर देखा, रोटी कई दिन तक सड़ जाती तो उसके ऊपर एक वाइट वाइट कवक हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं राइजोपस। ये राइजोपस कवक में क्या होता है, इनके तंतुओं के ऊपर वाले भाग पर बीजाणुओं का निर्माण होता है और इन्हीं बीजाणुओं से वापस राइजोपस का निर्माण हो जाता है। छोटे छोटे कणों से वापस पूरे जीव का निर्माण हो जाता है। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है जिसमें से बीजाणु होते हैं और ये बीजाणु गोल संरचना होती है जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होते हैं। देखो ये राइजोपस का तंतु है, इससे एक बीजाणु बना और ये बीजाणु क्या होता है, बहुत गोल संरचना होती है और इसके चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है।
दो, अनुकूल परिस्थिति मिलने पर जैसे ही इसको पानी वानी मिला, ये वापस क्या करेगा, एक अच्छी खासी बीजाणु वृद्धि करेगा और वापस का वापस पूरे जीव का निर्माण कर देगा। आपने देखा होगा जैसे ही अपने जो अपन कहते हैं कि मेरी दाद हो गई, ये दाद कैसे होती पता है, जैसे ही आपने किसी की खाज करने पर उसी दाद वाले भाग के हाथों को आपने बिना धोए दूसरी जगह खाज कर दी, और जैसे ही उस जगह पर पानी वगैरह या फिर थोड़ा सा नमी वाला माहौल मिलेगा, वो वहाँ पर दाद हो जाएगी। तो दाद फैलने का कारण यही होता है कि उसको नमी से दूर रखा जाए तो नहीं फैलेगी, नमी मिलते ही दाद फैलने लग जाती है। तो वैसा वैसा क्योंकि उसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं। तो बीजाणु आपने देखा हो रोटी पे, अचार पे, इन पे ये जो राइजोपस कवक लगता है, ये भी क्या होता है, इस प्रकार का बीजाणु समागम करता है। बीजाणु समागम का मतलब ये होता है कि माना कि ये कोई जीव है, इस जीव के एक ऊपर वाले भाग पर क्या होते हैं, बीजाणुओं का निर्माण होता है, ये अलग होते हैं और नए पौधे या फिर नए जीव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से होता है क्या, बीजाणु समागम। और बीजाणु समागम किस में होता है, कवकों में होता है भाई, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, कवक। अगली चीज फिर है कायिक परिवर्धन। कायिक का मतलब बॉडी, बॉडी से कोई टूट कर गिरा और नया बन गया। कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों से निर्मित होता है। कोई लैंगिक जनन नहीं होता है, जड़ से, तने से, पत्ती से। आपने देखो शकरकंद, शकरकंद यदि जमीन में रह जाता है तो वापस नया पौधा बना देता है, ठीक बात। प्याज देखा होगा, प्याज यदि वापस बो दोगे तो नए प्याज का निर्माण कर दोगे। आलू देखा होगा, ये सारे के सारे कायिक परिवर्तन होते हैं। फिर है प्राकृतिक विधियां। इसी कायिक परिवर्तन की दो प्रकार की, जैसे प्राकृतिक विधि जड़ द्वारा, डहेलिया और शकरकंद ये जड़ से उत्पन्न होते हैं। तने द्वारा आलू और अदरक, आपने देखा होगा आलू के ऊपर आंख लगती है, छोटी छोटी ऐसे उगता है आलू के ऊपर, उसको क्या करो, काट के बो दो। तने द्वारा, पत्तियों द्वारा, पत्तियों के माध्यम से भी आपने देखा होगा जो रेगिस्तानी पौधा है ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा, उस पत्थर चट्टे की पत्तियां पर कोर पर एक छोटी सी कलिका निकलती है। देखो इस प्रकार की कलिकाएं निकलती है, और ये कलिका जैसे ही नीचे गिरेगी तो क्या होगा, नए पौधे का, नए ब्रायोफिल्म का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आलू, आलू इस प्रकार से इसकी आंख है और आंख से नए पौधे का निर्माण हो गया। तो ये कैसा है, कायिक परिवर्तन है। तो जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा नए पौधे का निर्माण होना क्या है, कायिक परिवर्तन। अगली बात अपन करते हैं इसकी, फिर कृत्रिम विधियां। आपको पता है ये तो प्राकृतिक चीज है, लेकिन अपन कृत्रिम रूप से भी इसका उत्पादन कर सकते हैं। कैसे, आपने देखा होगा आम की गुठली ली और उसका रोपण कर दिया, ठीक है। तो रोपण के माध्यम से कर्तन, गुलाब को आपको पता है गुलाब के कोई बीज थोड़ी होते हैं, गुलाब को क्या करते हैं, कर्तन के माध्यम से उसको उगाते हैं। फिर लेयरिंग का मतलब होता है, सीधी सी बात है, उसको चमेली जैसे पौधे में लेयरिंग होती है, उससे क्या करो, उसका एक तना काट दो, तने को काट को वापस बो दो, चमेली उत्पन्न हो जाएगी। तो चमेली लेयरिंग के माध्यम से, कर्तन के माध्यम से गुलाब, रोपण के माध्यम से आम जैसे पौधे का विकास होता है। फिर उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मतलब कोई भी कोशिका को लेकर आप प्रयोगशाला के अंदर पौधा बना सकते हो। आपको पता है कि प्रयोगशाला के अंदर एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब होती है, उसमें पोषण रख देते हैं और किसी भी पौधे के भाग को काटकर उसमें डाल देते हैं और उससे एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसे बोलते हैं उत्तक संवर्धन। यदि इसकी परिभाषा पढ़ें, इस विधि में शाखा मतलब कोई भी भाग से, सिरे से कोशिकाओं को लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोई टेस्ट ट्यूब है, सॉरी, इस टेस्ट ट्यूब में पोषक माध्यम भर दिया, पोषण माध्यम भरा। इस पोषण माध्यम में आपने क्या डाला, कोई भी तने का भाग का एक टुकड़ा डाल दिया, उसे बोलते हैं कर्तोतक। इसी कर्तोतक से क्या होगा, कैलस का निर्माण होगा। कैलस का मतलब, कर्तोतक का मतलब पेड़ पौधे का वह भाग जिसका उत्तक संवर्धन किया जाता है उसे कर्तोतक कहते हैं। कर्तोतक की विभाजित अवस्था कैलस कहलाती है। जैसे ही वो कोशिकाएं विभाजित होना शुरू हो जाएगी उसे बोलेंगे कैलस, और इसी कैलस से क्या होगा, एक नए पौधे का निर्माण होगा। तो ये कोशिकाएं गुणन करके कोशिकाओं के गुच्छे जिससे कैलस कहते हैं, मैं परिवर्तन, तो पहले बोलो कर्तोतक था, इस कर्तोतक का परिवर्तन होकर किस में बना, कैलस में, और ये कैलस किसका निर्माण करेगा, पौधे का। वापस देखो आराम से, कोई भी
पौधे का भाग जिसका उत्तक संवर्धन करते हैं उसे कर्तोत्तक कहते हैं। यह कर्तोत्तक की कोशिका में विभाजन होने के बाद कैलस बनता है। कैलस में विभाजन होने पर पूरा पौधे का निर्माण होता है। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर से मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। यानी इस पौधे का छोटा सा भाग लिया, टेस्ट ट्यूब में डाला, माध्यम में डाला, पोषण माध्यम डाला, इसको फिर क्या होगा, कैलस का निर्माण होगा। कैलस से थोड़ा सा पौधे का भाग बनेगा, उसको मिट्टी में रोप दिया, नए पौधे का निर्माण हो गया। इसे बोलते हैं उत्तक संवर्धन। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज, यदि आपसे पूछे टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन किसे कहते हैं, तो अब मुझे नहीं लगता आप गलत करोगे, और करना भी नहीं। बहुत साधारण सी चीज है। पौधे के किसी भाग को लिया, उसको प्रयोगशाला के अंदर क्या किया, पोषण माध्यम में डाला और नए पौधे का विकास कर दिया। अगली चीज, कायिक संवर्धन के लाभ क्या होते हैं? यानी सीधी सी बात है, कायिक संवर्धन से क्या लाभ होते हैं? तो सीधी सी बात है, कम समय में और अधिक पौधों का विकास कर सकते हैं। ठीक बात। आलू लिया, आलू के ऊपर आंखें आई और आपने जितनी आंखें आई उसको काटा और लगा दिया। ठीक बात। तो बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केले, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। आपको पता है, यदि गुलाब को अपन एक ही पौधा होता तो नया पौधा बनता ही नहीं कभी। तो उस गुलाब के, केले के पौधों को जिनके बीज नहीं होते, उनको अपन उनके नए क्या कर सकते हैं, पौधे तैयार कर सकते हैं। नए पौधे आनुवांशिक रूप में जनक के समान होते हैं। ध्यान रखना, इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, इसलिए जैसा उसका पिता होगा, यानी जैसा जिस पौधे को लेंगे वैसा के वैसा नया पौधा तैयार होगा। बीज रहित फल उगाने में इनका जो चीज होगी, जो उत्पन्न होगी, उसमें बीज रहित पौधे प्राप्त कर सकते हैं। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है। कोई भी नया पौधा उगाने के लिए बहुत सस्ता और आसान तरीका कौन सा है? कायिक संवर्धन। अब आते हैं लैंगिक प्रजनन, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक नर है, एक मादा है। यदि इन दोनों में क्रिया हो रही है, क्रिया होने के बाद में, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक में क्रिया होने के पर क्या होता है? निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। निषेचन किसे कहेंगे? जब नर युग्मक और मादा युग्मक में क्रिया होगी तो क्या बनेगा? युग्मनज का निर्माण होगा। आप सीधी सी बात यहां समझो, ये कोई नर है, ये कोई मादा कोशिका है, इन दोनों में क्या होगा? निषेचन होगा, और निषेचन से क्या होगा? एक दो कोशिकाओं वाला क्या होगा? युग्मनज का निर्माण होगा, यानी जाइगोट का निर्माण होगा। और ये प्रक्रिया कैसी होती है? लैंगिक जनन होती है। तो लैंगिक प्रजनन नर एवं मादा युग्मक के मिलने से होता है, पहली बात। दूसरी बात, नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। जो भी इनका जो संतति पैदा होगी उसमें इन माता पिताओं से थोड़ी अलग बात होगी। ठीक बात। अपने माँ बाप से अपन थोड़े अलग होते हैं, क्यों? लैंगिक जनन के कारण। ठीक बात। तो ये पूरा का पूरा लैंगिक प्रजनन के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अभी तो बहुत डिटेल से करेंगे भाई, इसको एक एक बात को समझेंगे कि कैसे इसका प्रोसेस शुरू होता है, आगे कैसे बढ़ते हैं। ठीक है। अब पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है वो देखते हैं। आपने देखा होगा, कोई भी फूल देखा होगा, तो उस फूल की यदि अपन बात करते हैं, ये इस प्रकार से उसके बीच वाला वर्तिका वाला भाग होता है, इसके बाहर जो कलियां होती खिली हुई इस प्रकार से, नीचे उसका पुष्पासन होता है, यहां पर उसका पुंकेसर होता है। ये जो पुंकेसर वाला भाग होता है ये नर भाग है, और ये वाला कौन सा भाग है? मादा भाग है। इस नर के पुंकेसर में छोटे छोटे पुमणु होते हैं, पुम अणु, ये पराग कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पराग कण। ये पराग कण इस वर्तिका पर गिरते हैं और एक एक पराग नलिका का निर्माण करते हुए सीधे यहां पर उपस्थित अंडाणु पर पहुंचते हैं। ये वाला भाग स्त्री केसर है जो मादा की भांति काम करता है। यहां पर पहुंचेंगे और क्या करेंगे? क्रिया करेंगे और नए बीज का निर्माण करेंगे। वापस देखो, ये भाग पुंकेसर है। पुंकेसर, ये पुंकेसर नर वाला भाग है। इस नर वाले भाग के पुंकेसर में पराग कण का निर्माण होता है, और ये पराग कण फूट कर किस में गिरते हैं? वर्तिका पर, और वर्तिका पर पराग नलिका का निर्माण होगा
और इस स्त्री केसर में उपस्थित, ये पूरी स्त्री केसर है, इस स्त्री केसर में क्या उपस्थित होते हैं? बीजाणु। इन बीजाणु से यानी अंडाणु से क्या होगा? ये क्रिया करेंगे और अंडाणु से जैसे ही क्रिया होगी क्या बनेगा? बीज का निर्माण होगा। जैसे देखो ये पूरा का पूरा पौधा है, इस पौधे में क्या है? ये पराग कण निकले, पराग कण निकल कर किस पे आएंगे? वर्तिका पर, और वर्तिका पर एक नलिका का निर्माण होगा, देखो ये, और अंडाणु से क्रिया करेंगे, और अंडाणु से क्रिया करने के बाद किसका निर्माण होगा? बीज का निर्माण होगा। फूल पौधे का जनन अंग होता है। पौधे की बात कर रहे हैं तो पौधे में जनन का भाग कौन सा होता है? फूल होता है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, खत नहीं मेरा दिल है वो। तो फूल पौधे का जनन अंग होता है। एक फूल के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? बाह्य दल, इन्हें बोलते हैं बाह्य दल। पखुड़ी, पंखुड़ियां, ये पंखुड़ियां होती भाई। फिर स्त्री केसर, ये वाला जो मादा भाग होता है स्त्री केसर, और बाकी पुरुष वाला यानी नर वाला भाग पुंकेसर होता है। फल के पर फूल के क्या क्या प्रकार होते हैं? देखो, उभयलिंगी पुष्प, ऐसा पुष्प जिसमें नर भाग भी हो और मादा भाग भी हो, दोनों लिंग उपस्थित हो, उभयलिंगी। बोलो बच्चों, स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, वो उभयलिंगी। जैसे सरसों, गुड़हल, इन दोनों में एक ही पुष्प में नर और मादा उपस्थित होते हैं। फिर एक लिंगी पुष्प जिसमें केवल एक लिंग होगा, या तो मादा होगा या नर होगा। स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है, वो होता है एक लिंगी पुष्प। तो बच्चों वापस बताओ एक बार, उभयलिंगी, उभयलिंगी का मतलब दोनों लिंग उपस्थित हो, यानी नर और मादा दोनों उपस्थित हो। दूसरा एक लिंगी, जिसमें केवल एक लिंग यानी या तो नर हो या मादा हो, या सीधी सी बात या तो स्त्री केसर हो या पुंकेसर हो। जैसे पपीते के अंदर, तरबूज के अंदर केवल क्या होते हैं? एक लिंगी पुष्प ही होते हैं। अगली बात अपन करते हैं, ये तो फूलों के प्रकार हुए। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। वाह। अब अपन पुष्प की संरचना देखते हैं। देखो कितना प्यारा पुष्प है, ओहो हो, मजा आ गया देखकर। कभी किसी को दिया होगा फूल? दियो मत भाई साहब, जमाना बड़ा खराब है, लपट टिक सकती है। देखो, फूल का सबसे नीचे वाले भाग में ये जो पुष्प आसन होता है, यानी जिससे पुष्प बैठता है वो पुष्पासन, उसके ऊपर क्या होते हैं? ये बाह्य दल होते हैं। जैसे आपने देखा गुलाब का फूल जिसमें हरी हरी चीज होती है सबसे नीचे, वो होता है बाह्य दल। और उसके जो गुलाबी गुलाबी पंखुड़ियां होती है वो कहलाता है दल या दल पुंज। इसके अंदर क्या होता है? पुंकेसर होते हैं, इसे बोलते हैं पूतंतु, और ये दोनों भाग पुंकेसर। इसके ऊपर क्या होते हैं? पराग कोश, ये पूरा का पूरा पराग कोश, और इसमें से क्या निकलते हैं? पराग कण निकलते हैं। क्या निकलते हैं भाई? पराग कण, जो नर युग्मक की भांति काम करते हैं। ये महिला वाला भाग होता है और इसे बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। सबसे ऊपरी भाग होता है वर्तिकाग्र, और ये वाला भाग है वर्तिका, और ये वाला भाग है अंडाशय। इसी अंडाशय में क्या रहते हैं भाई? इसी अंडाशय में क्या रहते हैं? अंडाणु या बीजांड। क्या रहते हैं? बीजांड। कैसे आंड? बीजांड। ठीक है, तो ये बात हुई स्त्री केसर की। अब जैसे ही परागकण फटे, बाहर निकले, और ये किस पर गिरेंगे? वर्तिका पर, और यहां से एक बिल्कुल नलिका निर्माण होगी। नलिका निर्माण सीधा आएगी किसके पास? अंडाणु या बीजांड के पास, और बीजांड से क्या उत्पन्न होगा? नए बीज का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये पुष्प की बात की अपन ने, पुष्प में ये भाग होते हैं, पुष्प किस प्रकार जनन करता है। अब पुष्प की अगली बात अपन कर लेते हैं। अब बीज निर्माण कैसे होता है? तो देखो वही सेम प्रोसेस मैंने आपको बताया, परागकण बाहर निकलेंगे और किसके ऊपर जाएंगे? वर्तिका के ऊपर, और क्या करेंगे? इस बीजों का निर्माण करेगा। देखो ये मटर का पौधे के जिस प्रकार से बीज बन रहे, देखो इन बीजांडों से जैसे ही परागकण क्रिया करेंगे तो बीजों का निर्माण होगा। पराग कोश में उत्पन्न परागकण, पराग कोश में उत्पन्न परागकण, इसी पराग कोश में परागकण उत्पन्न होते हैं जो हवा या पानी या जंतु या कोई पौधे के हिलाने से फूल के वर्तिका तक पहुंच जाते हैं और दूसरे फूल के वर्तिका पर स्थानांतरित हो जाते हैं, और परागकण से एक नलिका विकसित होती है। इसी परागकण से जैसे इसके ऊपर गिरा एक नलिका का निर्माण होगा, और
जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंच जाती, जो सीधा वर्तिका से यहां पर जो बीजांड मैंने आपको बताए थे वहां तक पहुंच जाती, और जिससे किसका निर्माण हो जाता है भाई, बीजों का निर्माण होता है। तो बीज किससे निर्मित होते हैं, अंडाणु या फिर बीजांड से निर्मित होते हैं। ये देखो परागकण पहुंचा, परागकण यहां पहुंचा, ये नलिका का निर्माण किया, नलिका का निर्माण होते क्या होगा, ये अंड किसके पास पहुंचे, अंडाणु के पास पहुंचे, यहां से क्रिया होगी, और क्रिया होने के बाद किसका निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा। ठीक है, तो मुझे वापस बताओ एक बार क्या होगा। सबसे पहले परागकण वर्तिका तक पहुंचेंगे, हवा से, पानी से, किसी भी माध्यम से। वर्तिका पर पहुंचने के बाद पराग नलिका या फिर कह सकते हैं पराग नलिका का निर्माण होगा। पराग नली सीधा कहां पर पहुंचाएगी, अंडाणु तक, सॉरी बीजांड या फिर कह सकते हैं अंडाशय तक पहुंचाएगी, और अंडाशय में उपस्थित बीजांड इससे क्रिया करेंगे, और क्रिया करने पर नए बीज का निर्माण होगा। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्म का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, क्योंकि नर जैसे परागकण है और बीजांड है दोनों मिल गए तो किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज में विभाजन होगा। अब जो भी युग्मनज बना है 2 कोशिका वाला, इसमें विभाजन शुरू होगा और एक बहुत बड़ी कोशिकाओं का निर्माण करेगा, और जो होकर बीज में बदल जाता है, अंडाशय फल में बदल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आपसे पूछे बीज का निर्माण कैसे होता है तो बीजांड से, जबकि फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से। ये ध्यान रखना, इस पूरे भाग से तो फल का निर्माण होगा, लेकिन जो बीज बन रहे हैं वो किससे बनेंगे, बीजांडों से बनेंगे। दोनों फर्क पता चली क्या, कि फल का निर्माण अंडाशय से, जबकि बीज का निर्माण बीजांड से होता है। आगे देखो, तो ये तो अपने मुख्य तौर से बातें किसकी हुई कि कोई भी पुष्प है या फूल है या पौधा है उसमें जनन कैसे होता है, लैंगिक जनन, वो अपन ने बात की। अब अपन बात करेंगे अगली, मानव में प्रजनन कैसे होता है। तो मानव में लैंगिक जनन होता है, सीधी सी बात है भाई। मानव में कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। एक बात तो ये सबको पता है, लैंगिक परिपक्वता जीवन का वह काल जिसमें नर में शुक्राणु बनने शुरू हो जाते हैं और मादा में अंडाणु बनने शुरू हो जाते हैं। यानी लड़के के अंदर तो शुक्राणु बनने शुरू हो गए और लड़की में अंडाणु बनने शुरू हो गए, वो कहलाता है लैंगिक परिपक्वता। तो क्या होता है, जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु और मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है, और यह प्रक्रिया कम से कम 13 साल की अवस्था में होना शुरू हो जाती, उसे बोलते किशोरावस्था, एडोलसेंस। ठीक बात, उसे किशोरावस्था कहते हैं। अगली बात करते हैं, अगला यौन आरंभ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही लड़का कोई जवानी अवस्था में या किशोरावस्था में आता है उसकी आवाज मोटी हो जाती है, ठीक बात, और दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती है, और थोड़ा सा मतलब मजबूत होने दिखने लग जाता है, हाइट उसकी वृद्धि होने लग जाती है। तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो देखो आप, खाक व जननांग के पास गहरे बाल आने शुरू हो जाते हैं, त्वचा का तेलीय होना शुरू हो जाता है, मुंह से कील मुंह से निकलने लग जाती है। लड़कियों में स्तन का आकार वृद्धि हो जाती है, यानी उनके स्तनों के आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होना शुरू हो जाएगी। लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकल आएगी, आवाज फटने लग जाएगी, आवाज भारी होने लग जाएगी। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। ठीक बात, तो ये तो सबको पता है भाई, है ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें भाई। सीधी सी बात, जवानी में क्या क्या परिवर्तन होते हैं सबको पता है, आप सब लोग जवान हो रहे हो धीरे धीरे। और जवान तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक समय तो सबको जवान होना है भाई। अगली बात है नर जनन तंत्र। सबको पता है कि जो लड़का होता है उसके वक्ष के निचले वाले भाग में 2 थैलीनुमा संरचना होती है, उन्हें बोलते हैं वर्षण। ये देखो इस प्रकार की संरचना, ये वो क्या कहलाता है, वर्षण कहलाता है। तो वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोष में उपस्थित होते हैं। ये जो थैली होती है इस थैली को बोलते हैं वर्षण कोष, और इस वर्षण कोष में क्या उपस्थित होता है, वर्षण उपस्थित होता है।
इस वर्षण, एक आपने चीज क्यों नहीं सोची, यदि पेट में हो जाते तो वर्षण, लेकिन नहीं होता, बाहर लटके हुए होते हैं। क्यों? इसलिए बाहर लटके हुए होते हैं क्योंकि पेट का तापमान ज्यादा होता है, जिसके कारण शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए बाहर जो वर्षण कोष होता है उसमें तापमान कम रहता है और शुक्राणुओं का निर्माण ज्यादा होता है, इस कारण से। तो वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोष में उपस्थित होते हैं। वर्षण कोष तापमान तुलनात्मक रूप से शरीर से कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है। इसी कारण से पेट से बाहर निकले हुए होते हैं, क्योंकि पेट का तापमान, या फिर कह सकते हैं शरीर के तापमान से वर्षण कोष में तापमान कम रहता है। जब तापमान कम रहेगा तो शुक्राणु बनने ज्यादा होंगे या शुक्राणु ज्यादा बनेंगे। ठीक है, अब देखो इस वर्षण में क्या होता है, इस वर्षण में नर युग्मक का निर्माण होता है। इस नर युग्मक को क्या बोलते हैं भाई? शुक्राणु कहते हैं। अच्छा, वर्षण ग्रंथि जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है, और यही वर्षण में एक वर्षण ग्रंथि होती है जो कि टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन बनाती है। ठीक बात। अब इस टेस्टोस्टेरोन में क्या क्या काम होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्राणु उत्पादन में नियंत्रण करता है। दूसरा, लड़कों में यौन अवस्था प्रारंभ कर देता है। जैसे ही लड़का जवान होता है तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है इसकी मात्रा में क्या होता है? बहुत अधिक वृद्धि होना शुरू हो जाती है, जिससे चेहरे पर दाढ़ी आना, है ना, ये सारे लक्षण आपने देखा होगा। इसलिए देखो नर जनन तंत्र है, ये जो क्या है वर्षण है, इस वर्षण कोष में है। इसके आगे वाला भाग इसे बोलते हैं शीशन। क्या बोलते हैं? शीशन। और इसके आगे वाले भाग को बोलते हैं शीशन मुंड। क्या बोलते हैं भाई? शीशन मुंड। और इसके शरीर के ऊपर क्या होते हैं? बिल्कुल बारीक बारीक बाल लगे हुए होते हैं। और ये जो वर्षण है, इस वर्षण के ऊपर शुक्र नलिका होती। क्या होती भाई? शुक्र नलिका या शुक्र वाहिनी कह सकते हो, शुक्र वाहिका कह सकते हो, ये होती है। इसके आगे फिर यहां एक ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। यहां एक ग्रंथि होती है, उसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि से आगे फिर निकलते हैं और फिर ये शीशन मुंड में ही खुलता है। तो जहां से मूत्र का विसर्जन होता है, यहां से मूत्र आता है, उसी नलिका से क्या निकलता है? शुक्राणु निकलते हैं। तो ये नर जनन अंग है। आगे अपन इसको डिटेल से चर्चा करेंगे, अभी तो केवल आप डायग्राम को समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये पूरा 3D डायग्राम देख लो आप। इस प्रकार का डायग्राम होता है नर जनन तंत्र का, और इसमें ये शुक्राणु बना। देखो ये शुक्राणु इस तरह से गति करता है, एकदम यूं सीधा सीधा, और इसके जो पूंछ होती है उसके आगे केंद्रक होता है, और इसके पीछे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो उसे ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखो पार्ट देखो, शुक्र वाहिका शुक्राणुओं को वर्षण से शीशन तक पहुंचाती। ध्यान रखना, ये जो वर्षण से निकलने वाली जो नलिकाएं होती है उन्हें बोलते हैं शुक्र वाहिनी। और फिर ये जो आगे वाला भाग होता है, ये शुक्र नलिका किस में खुलती है? प्रोस्टेट ग्रंथि के पास से होते हुए सीधा मूत्र मार्ग में खुलती है, और यहां से वीर्य बाहर निकलता है। वीर्य मतलब शुक्राणु बाहर निकलते हैं। मूत्र मार्ग, यह मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर जाने का मार्ग है, और बाहरी आवरण के साथ इसे शीशन कहते हैं। इस पूरे बाहरी आवरण को बोलते हैं शीशन। और इसके अंदर एक तो मूत्र मार्ग होता है, और उसी मार्ग में क्या होता है? शुक्राणु निकलने का मार्ग होता है या वीर्य निकलने का मार्ग होता है। एक चीज देखना, वर्षण केवल क्या निकालता है? शुक्राणु निकालता है। वर्षण से तो केवल शुक्राणु निकले। यहां प्रोस्टेट के पास आएंगे, जैसे ही प्रोस्टेट ग्रंथि से दरु मिलेगा तो वीर्य का निर्माण होगा, और ये वीर्य आगे निकलेगा और सीधा इस शीशन के माध्यम से बाहर निकलता है। फिर इससे संबंधित ग्रंथियां कौन सी? शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्त्राव शुक्र वाहिनी में डालते। इस ग्रंथि में जो शुक्र वाही की नलिका होती है इसमें अपने स्त्राव डालती है, और स्त्राव डालने से शुक्राणु एकदम द्रवित माध्यम में हो जाते हैं और आगे चलने में उसे सहायता प्रदान करते। तो उसी कारण से वीर्य का निर्माण होता है। ठीक बात। अगली बात, इनसे क्या होता है? देखो ये जो मूत्र नलिका है, ये मूत्राशय है, इसके आगे शुक्राशय है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि। देखो वर्षण है, वर्षण के ऊपर वर्षण कोश है,
इस वर्षण कोश से वर्षण के अंदर से क्या निकलेंगे, शुक्राणु। किसके माध्यम से, शुक्र वाहिनी के माध्यम से। शुक्र वाहिनी के जुड़ी हुई शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट और शुक्राशय ग्रंथि पानी की तरह तरल डालती है और ये तरल क्या करते हैं, इसमें मिलते हैं और इस शुक्राणुओं में इस तरल के मिलने से वीर्य का निर्माण होता है, जो एक द्रवित माध्यम प्रदान करता है ताकि रास्ते में वो बिल्कुल तेजी से गति करे, और ये मूत्र मार्ग होता है और मूत्र मार्ग में उसमें मिल जाता है। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। जो भी शुक्राशय और प्रोस्टेट से जो भी द्रव निकलता है, तरल माध्यम निकलता है, वो उस शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि शुक्राणु अकेले हैं तो शुक्राणु है, शुक्राणु के साथ जैसे ही ये शुक्र वाहिनी का शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि का द्रव मिलेगा तो किसका निर्माण होगा, वीर्य का निर्माण होगा। तो आप सीधी सीधी शब्दों में कहिएगा कि वीर्य किसे कहते हैं, शुक्राणु, और इसी शुक्राणु के साथ में क्या मिलेगा, तरल पदार्थ। और ये तरल पदार्थ कौन सा होगा बच्चों, या तो प्रोस्टेट ग्रंथि का होगा और साथ में किसका, शुक्राशय का। बस ये बात आप कंठस्थ कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात। अगली है मादा जनन तंत्र, और बहुत महत्वपूर्ण चीज है मादा जनन तंत्र। इस मादा जनन तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, मादा जनन तंत्र, एक वर्ल्ड कप देखा होगा आपने, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, उस प्रकार की आकृति होती। देखो इस प्रकार की, ये देखो इस प्रकार से, ये एकदम ट्रॉफी के आकार का होता है इस प्रकार से, ठीक है। ये वाला भाग होता है योनि, जो बाहरी रूप होता है। उसके अंदर ये जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं गर्भाशय। ये होते हैं अंडाशय। अंडाशय ये पेट के अंदर होते हैं सारे सारे सिस्टम। इन्हीं अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। किसका होता है भाई, अंडाणु का, अंडाणु। और ये अंडाणु किस में जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब, इसे बोलते हैं डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ये देखो अंडाणु निकल, देखो ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है। फैलोपियन ट्यूब में देखो, जैसे ही अब देखो निषेचन कैसे होता पूरा समझो। ये नर वाला सीजन है, ये इसमें जैसे ही योनि में घुसेगा, योनि में घुसने से क्या होगा, शुक्राणु और वीर्य का स्त्रवण होगा। जैसे ही वीर्य अंदर जाएगा गर्भाशय से सीधा जाएगा कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में, और यहां पर अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे और किसका निर्माण करेंगे, युग्मनज का निर्माण करेंगे। ये युग्मनज जैसे ही भारी होगा, भारी होने पर किस में आएगा, गर्भाशय में आएगा, और गर्भाशय की दीवार से क्या करेगा, चिपक जाएगा। चिपकने पर एक बच्चे का निर्माण होगा गर्भाशय में, और जैसे ही 9 महीने होंगे इस गर्भाशय से ये बच्चा बाहर निकल आएगा। तो मादा जनन तंत्र में ध्यान क्या रखना है, एक इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। योनि, गिरवा, गर्भाशय, अंडाशय, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब, इस प्रकार का डायग्राम है। अब इसको पढ़ते हैं, क्या चीज लिखी हुई इसमें देखो। पहला है अंडाशय, ये वाला भाग। मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। यानी अंडाणु का निर्माण या मादा युग्मक का निर्माण किस में होता है, अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु बनने शुरू हो जाते हैं। लड़की के जन्म के समय ही, यानी आप सोचो जो लड़की माँ के पेट में होती ना, उस समय ही उसमें ये अंडाणु का निर्माण हो जाता है, लेकिन परिपक्व नहीं होते। परिपक्व तो 13 साल के बाद ही होंगे, जब उसमें कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन विकसित होना शुरू हो जाएगा। यौन आरंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होते हैं और बाहर निकलना शुरू होते हैं। 2 में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने परिपक्व अंडे से उत्पन्न, देखो आप चीज समझो, पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी रजो काल आता है तो उसमें से केवल एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलेगा, दूसरे महीने इस वाले अंडाशय से निकलेगा। इस प्रकार से दोनों से कभी भी साथ में अंडाणु का निष्कासन नहीं होता है, कभी इससे कभी उससे, कभी उससे कभी इससे, ठीक है। अंडाशय एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को उत्पन्न करता है। ये जो अंडाशय है 2 हार्मोन, कौन से, एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करता है।
अगली बात अपन करते हैं। तो ये तो मादा जनन तंत्र आपको समझ में आ गया होगा पूरा, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, बहुत ही सामान्य सी बातें हैं। अगला है अंडवाहिनी। देखो ये हो गया अंडाशय, अंडाशय से जुड़ी कौन सी अंडवाहिनी, अंडवाहिका, फैलोपियन ट्यूब या डिंबवाहिनी, सब इसी का ही नाम है। डिंबवाहिनी, अंडवाहिनी, अंडवाहिका, फैलोपियन ट्यूब। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक पहुंचाने का काम कौन करती है, ये अंडवाहिनी करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहां पर होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु दोनों कहां पर मिलते हैं, इसी अंडवाहिनी पे मिलते हैं। इसलिए पूछ लेते हैं कभी कभार कि मानव में निषेचन कहां होता है, तो इसमें होता है अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब में। इसका अगले वाला भाग ये होता है गर्भाशय। गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जहां पर शिशु का विकास होता है। जैसे ही यहां निषेचन होगा, युग्मनज का निर्माण होगा, और युग्मनज किस पे आएगा, गर्भाशय में आएगा। यानी सीधी सी बात है, 16 कोशिका मारूला अवस्था होती है, यहाँ 16 कोशिका बनेगी और 16 कोशिका यहाँ गर्भाशय में आएगी, और यहाँ पर गर्भाशय गिरवा द्वारा योनि में खुलता है। ये गर्भाशय इस गिरवा के माध्यम से किस में खुलता है, योनि में खुलता है। ठीक बात, आगे देखो। अब पूरा डायग्रामेटिक देखो, किस प्रकार से शुक्राणु जाता है, बच्चे का निर्माण कैसे होता है। देखो ये यहां से शुक्राणु जाएगा, देखो ये शुक्राणु गया, शुक्राणु गएगा, और यहां से अंडाशय से क्या निकलेगा, अंडाणु। ये देखो अंडाणु निकला, और दोनों इस वाले भाग में जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद गर्भाशय में आएंगे, और यहां पर पूरे बच्चे का निर्माण होगा, और बच्चा जैसे ही 9 महीने का होगा इस गिरवा के माध्यम से बाहर निकल आएगा। तो जब अंड कोशिका का निषेचन कैसे होता है, देखो निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। जब ये शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो क्या बनेगा, शुक्राणु और अंडाणु मिलने से, शुक्राणु और अंडाणु मिलने से क्या होगा, ये शुक्राणु गया, ये अंडाणु गया, इनके मिलने से किसका निर्माण होगा भाई, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से निर्माण होता है युग्मनज का। और ये युग्मनज गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन एवं विभेदन होता है और भ्रूण का निर्माण होता है। ये देखो जैसे ही होगा इसमें भ्रूण का निर्माण होगा, फिर प्लेसेंटा का निर्माण होगा। जैसे ही भ्रूण के चिपकेगा तो एक नलिका का निर्माण होगा, उसे अपन बोलते हैं नाड़ा, नाड़ा या फिर बोलते हैं प्लेसेंटा या अपरा, हिंदी में बोलते हैं अपरा। यह एक विशिष्ट उत्तक है जिसकी तस्त्री नुमा संरचना गर्भाशय में धसी हुई होती है, और इसका कार्य क्या होता है, बच्चे को पोषण प्रदान करना मां से। तो मां के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण प्रदान करता है भ्रूण को कौन, अपरा या प्लेसेंटा। भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान भी ये अपरा करता है। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। अब आप एक चीज सोचो, जिस दिन अंडा बाहर निकला और इस शुक्राणु से क्रिया कर गया, उस काल से लगाकर बच्चा जब तक बाहर नहीं आए तब तक के काल को बोलते हैं गर्भकाल। इस अवधि में लगभग कितने महीने लगते हैं, 9 महीने लगते हैं। सबको पता है एक बच्चे का जन्म कितने में होता है, 9 महीने में होता है। ठीक है, अगली बात, यदि अंडा निषेचित नहीं हो तो क्या होगा। हर महीने गर्भाशय खुद ब खुद, हर महीने 28 दिन के अंदर जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उस समय क्या होता है, उसके बाद से एक अंडाणु बाहर निकलता है, खुद को निश्चित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। देखो हर महीने इस अंडाशय से क्या निकलेंगे, अंडाणु बाहर निकलेंगे, ये देखो। और शुक्राणु मिला, शुक्राणु मिलने के बाद यहां आएंगे, यहां पर एक बच्चे का निर्माण होगा। लेकिन गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है। ये जो गर्भाशय की भित्ति होती है एकदम मांसल संरचना होती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती। यदि निषेचन नहीं होगा तो इस भित्ति की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकल आती। तो हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है वो क्या चीज है कि गर्भाशय की भित्तियां टूटेगी और टूटने पर क्या होगी, वो रक्त के माध्यम से बाहर निकलेगी। उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या रजो चक्र। ठीक बात। तो ये हर महीने होता है। और क्यों होता है, क्योंकि जब अंडा निषेचित नहीं होगा, यदि ध्यान रखना निषेचित हो गया तो कभी भी गर्भाशय की भित्ति नहीं टूटती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाएगी। लेकिन यदि ये निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा, निषेचन नहीं होने पर ये भित्तियां टूटेगी और क्या निकलेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल निकलेगी।
यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती, अतः ये परत धीरे धीरे टूट जाती है और योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकल आती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है, यथा इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहा जाता है। अगला 40 से 50 की जैसे ही महिला होती है तो उसके बाद ये आना बंद हो जाती है, उसे बोलते हैं रजो निवर्ती या मीनोपोज कहते हैं। क्या बोलते हैं? रजो निवर्ती या मीनोपोज। आगे देखो, आगे अब जनन स्वास्थ्य की बात करेंगे। जनन स्वास्थ्य कैसे निर्माण करना है, क्या क्या चीजें होती, देखो। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आपको पता है जैसे ही एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसे दिमाग में बहुत सारी शारीरिक समस्याएं होती है, मानसिक समस्याएं होती है कि कैसे क्या मैनेज करना है। तो उस समय का जो स्वास्थ्य होना क्या कहलाता है? जनन स्वास्थ्य। यानी जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। रोगों का लैंगिक संचरण या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। आपको पता है जनन के समय कई प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। जनन अंगों पर रोग हो सकते हैं, लैंगिक अंगों पर रोग हो सकते हैं। उसमें पहला रोग है जीवाणु जनित रोग, तो वो होते हैं गोनेरिया और सिफिलिस। गोनेरिया और सिफिलिस, इन दोनों में महिला या पुरुष के जो लैंगिक अंग होते हैं उसमें लाल लाल दाने होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा है विषाणु जनित रोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इनका इलाज होना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे मस्सा रोग या वाट्स रोग, एक होता है हर्पीस रोग, एड्स रोग, ये सारे के सारे विषाणु जनित रोग होते हैं। कंडोम का उपयोग कर इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक अपन कम कर सकते हैं। आप एक चीज सोचो, एक महिला है जिसको आपने बिना जाने पहचाने सेक्स कर दिया, उस सेक्स के कारण कोई भी रोग हो सकता है। उसे रोकने के लिए क्या करते हैं? कंडोम का पहनना आवश्यक होता है, कंडोम का उपयोग करना आवश्यक होता है। गर्भरोधन कैसे करोगे? अब देखो, एक बच्चा हो गया किसी दंपति के, तो दूसरा बच्चे में कोई गैप चाहता है, तो क्या करो? उसका गर्भरोधन का उपयोग लेते हैं। गर्भ धारण को रोकने की स्थिति को क्या बोलते हैं? गर्भरोधन कहलाता है। और ये कैसे करते हैं गर्भरोधन? तो आपको मैंने पहला इलाज तो बता ही दिया, क्या? कॉन्डोम। दूसरा कॉपर टी, इस प्रकार की एक ट्यूब लगा लेते हैं वेजाइना से आगे, कॉपर टी। गर्भरोधन के प्रकार, पहला यांत्रिक अवरोध, शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचाने देना। यानी सीधी सी बात है, शीशन को क्या करो? ढकने वाला कॉन्डोम, ये कॉन्डोम इस प्रकार का है और शीशन को ढकने के लिए उपयोग कर सकते हैं। योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप, यानी ये योनि में डाल दिया आपने सर्वाइकल कैप तो शुक्राणु आगे जा ही नहीं पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगला रासायनिक तकनीक, तो इस प्रकार का एक नलिका डालकर एक कॉपर टी नाम की चीज डाल देते हैं। अब जैसे ही शुक्राणु अंदर जाएंगे तो इनको ये क्या कर लेगी? वहीं पर इकट्ठा कर लेगी, आगे इन नलिकाओं तक जाने से रोक देगी। तो मादा में अंड को न बनने देना, यानी मादा में अंडाणु बनेंगे ही नहीं, निषेचन नहीं होगा। इसके लिए दवाई दी जाती है और जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तन कर देती है। इसके अन्य प्रभाव भी पड़ सकते हैं, विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं, इसलिए इससे बचना चाहिए। IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। एक लूप या कॉपर टी होती है, टी आकार की होती है, उसको गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जो कि जो भी शुक्राणु आएंगे उसे वहीं पर इकट्ठा कर लेगी, आगे जाने ही नहीं देगी। ठीक बात। अगली बात अपन करते हैं, अगला है शल्य क्रिया, मतलब कोई ऑपरेशन के माध्यम से। या तो क्या करो? इन अंडाणुओं को बांध दो, शुक्र वाहिका होती है जो शुक्राणुओं को लेके जाती है उसको बांध दो, या जो अंडाणु होते हैं उसको बांध दो, या तो महिला की नसबंदी कर दो या पुरुष की नसबंदी कर दो, उससे क्या होगा? बच्चा पैदा नहीं होगा। शल्य क्रिया की तकनीक, नसबंदी। पहला, पुरुषों में शुक्र वाहिका को रोककर उसे शुक्राणुओं का स्थानांतरण को रोकना, यानी जो शुक्राणु बाहर निकलने वाले रास्ता होता है उसी को ही बांध दो, उसे बोलते हैं क्या? पुरुषों की नसबंदी। और इस पुरुषों की नसबंदी को इंग्लिश में या हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्यान रखना,
वासेक्टोमी। और इस जो महिला नसबंदी होती है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो पुरुष नसबंदी को बोलते हैं वासेक्टोमी और महिला नसबंदी को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। महिलाओं में अंड वाहिनी को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना, यानी इसको फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया तो जो अंडाणु है वो बाहर निकलना बंद हो जाएंगे। भ्रूण की हत्या कैसे होती? मादा भ्रूण को गर्भाशय में मार देना भ्रूण हत्या कहलाती है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है, तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। किसी भी लड़का या लड़की होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लड़की हो तो ही, लड़का हो तो ही हम तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया, सबको समझ में आया होगा। आपने इतना प्यार से देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सब्बा खैर।